हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजेश काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लाई, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, एक बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स और है एक एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अपन करेंगे एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत। क्यों? क्योंकि बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आता है, आपका सेंट्रल फोर्स आता है, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह जो फोर्स होते हैं वो फोर्सेस आते हैं। बेसिक जो है वो आपको बहुत जगह पे अवेलेबल मिल जाएगा। बट एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की मुझे कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट नहीं मिली है, एक सीक्वेंस ऐसा नहीं मिला है जिसमें सारा एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो हो चुका है, मीन्स सारा कलेक्टेड फॉर्मेट में नहीं है। अब एडवांस में क्या क्या है आपके पास है लैग्रांजियन, देन हैमिल्टोनियन, ये जो चीज़ें हैं वो लेंगे अपन एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में। और जो बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स है, अगर आपको इच्छा होगी बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स भी लेना है तो आप मुझे कमेंट कर बता देना, फिर अपन क्या करेंगे साइमल्टेनियसली बेसिक और एडवांस दोनों भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, बेसिक तो आपको वैसे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा मेरे पास से तो आप मुझे कमेंट कर बता देना। ओके, तो अब नाउ अपन स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है न्यूटनियन मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, आपके जो 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसके ऊपर ही पूरा फोकस होता है। उसके हिसाब से ही आप सारी सिस्टम्स को जो है, सारे फोर्सेस को, सब कुछ आप उसके हिसाब से देखते हो। जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है, न्यूटनियन क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ओनली 3 लॉ के ऊपर पूरा इसके ही आजू बाजू जो है फिरता है। बट एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, जहाँ पर न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है आपको कर नहीं पाते हो, न्यूटनियन मैकेनिक्स कर नहीं पाते हो, मीन्स अगर आपके पास कोई बड़ी सिस्टम है, ज़्यादा पार्टिकल्स है, जहाँ पर न्यूटनियन क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है, या फिर जहाँ पर न्यूटनियन क्लासिफिकेशन की एक क्लासिकल मैकेनिक्स की एक लिमिट आ जाती है, वहाँ पर फिर आपको नई मैकेनिक्स चाहिए होती है, जो अपन यूज़ करने वाले हैं लैग्रांजियन से और हैमिल्टोनियन से। ओके, तो ये 2 मैकेनिक्स अपन देखने वाले हैं एडवांस पार्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करेंगे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मुझे थोड़ा बेसिक आपको देना था। ओके, एक पूरा अपन सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1 है आज। और एडवांस स्टार्ट करने से पहले, लैग्रांजियन स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ जो चीज़ें हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद में बहुत सारी जो चीज़ें हैं बेसिक वो अपन लेने वाले, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ओके, और उसके बाद में जो है अपन क्या करते हैं, लेक्चर 1 2 3 4 आई थिंक 4 लेक्चर्स जो है वो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस बनाने में जाएगा, और फिर अपन लैग्रांजियन पर आएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के आज शुरू करते हैं। अब देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें अपने पास जो है अभी तक वेल नोन, या फिर अभी अपने को जो काम है, अभी जिसका आपको यूज करना है वो कौन सी है, 4 है। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको यूज करना है, उसके बाद में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना है, उसके साथ ही आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज करना है, और उसके साथ ही आपको एक 4th होती है वो है स्फेरिकल। ओके, अब लेकिन ये जो चारों है, स्फेरिकल के साथ साथ अगर मैंने इन चारों को भी फोकस किया तो आपको क्या हो सकता है, बहुत बड़ा और लेंदी वीडियो हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट 3 जो है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे, और सेकंड वीडियो में अपन क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये देख लेंगे, और उसके साथ साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो देख लेंगे। ओके, अब आज का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रो देना बनता था, इसलिए मैंने इंट्रो दे दिया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिशन मंजिल। तो मिशन मंजिल जो है, आपको सभी को पता है कि मिशन मंजिल का अपन ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया था, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने 28 to 29 लेक्चर हो चुके हैं, और भी आगे लेक्चर्स आने वाले हैं। अभी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। तो मिशन मंजिल में अपन ऐसे ही एक यूनिट्स को उठाने वाले, मतलब एक क्लासिकल, फिर डिजिटल, एनालॉग, ऐसे कर अपन ना सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, लाइक BARC हो गया, ओके, TIFR हो गया, देन आपका नेट हो गया, गेट हो गया, आपके सेट एग्जामिनेशंस हो गए, जैसे महाराष्ट्र सेट है, कर्नाटक सेट है, गुजरात सेट है, बाकी सारे जो एग्जाम्स है उन सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो आपके इन लेक्चर सीरीज में हो जाएंगी। तो मिशन मंजिल जो है इसका यही मोटो है कि आपके जो कुछ भी एग्जामिनेशन है
उसकी तैयारी आपकी हो जाए विथ द प्रॉब्लम सॉल्वेशन। अपन थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा मिशन मंजिल का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स है वो नहीं चेकआउट किया है तो वो चेकआउट कर लेना, ओके। और अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसका सिलेबस चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं एक वीडियो स्पेशली सिलेबस के ऊपर डाल दूंगी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन से एग्जाम में कैसा कैसा सिलेबस आता है, ओके। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब फर्स्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये अपन देखेंगे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स क्या कि अगर कोई भी आपको पोजीशन और मोशन ऑफ ए पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है तो वो एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम माना जाता है। अब देखो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि देखो अगर सपोज मैंने बोला कि ठीक है, अपन ना एक क्या करते हैं डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं क्या एक्चुअल में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ओके। अब देखो सपोज टू बी एक क्लास है, ओके, और एक क्लास में जो है बच्चे बैठे वाले हैं और उसी क्लास में जो है आप भी वहाँ पर बैठे वाले हो। और अगर सपोज टू बी किसी को बताना है कि आपकी पोजीशन उस क्लास में क्या है, आपकी पोजीशन उस क्लास में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप किसी न किसी को एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ोगे। अब उस क्लास में जो है वो एक तो डेस्क नहीं होगा, बहुत सारे डेस्क होंगे और बहुत सारे डेस्क पर आपकी पोजीशन बताना है। मीन्स अगर कोई आपको नहीं पहचानता है और आपको कोई आया मिलने आया फिर आपको बताना है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर बैठता हूँ, तो फिर आप क्या बोलते हो कि मैं ना आपको क्लास में 3rd रो में 2nd कॉलम में मिलूंगा, 2nd कॉलम पे जो बेंच है वहाँ पर मैं आपको मिलूंगा। तो आपने क्या बोला 3rd रो में, ओके, 3rd रो में 2nd कॉलम में। तो आपने ये क्या बताई, उसकी एक पोजीशन बताई। क्या बताई आपने, पोजीशन बताई, किस में, रो और कॉलम में। तो ये जो रो और कॉलम है उसी को आप कोऑर्डिनेट बोलोगे। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बोलोगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने अब आपको पता है कि आपके पास 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सिस्टम होती है, ओके, 2D एंड 3D। अगर मैं बात करूँ क्लास की तो अपन अभी सपोज टू भी अपन पकड़ते हैं क्लास को 2 डायमेंशनल में, ओके। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस और दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके। और यहाँ पे जो है ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं, ओके, ये दिस इज योर बेंचेस, ओके। तो यहाँ पर आप बैठे हो इस बेंच पर, ये यहाँ पर आप जो है यहाँ पर बैठे हुए हो, ओके। तो अब ये जो पोजीशन है वो आपको बतानी है। तो आप क्या बोल रहे हो कि आप ना यहाँ से 2nd डेस्क पर हो या यहाँ से भी, मतलब आप 2nd रो 2nd कॉलम में हो। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए 2 और 2, मतलब आप 2nd रो में 2nd कॉलम में हो तो वो क्या हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स। ये तो बात होगी 2 डायमेंशन की। अब 3 डायमेंशन की अगर आप बात करें तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, फिर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। मीन्स ये आपका एक कोई तो भी रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट आप बोलोगे उसको ओरिजिन ओ, ओके। और अगर सपोज टू भी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और मैंने बोला कि इसकी पोजीशन क्या है ये आप बताओ, तो इसकी पोजीशन 3 डायमेंशन में आप क्या करोगे कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये जो पोजीशन है वो कितना है ये देखोगे आप, ओके। एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है और जेड एक्सिस पर कितना है, ये आप पॉइंट आउट करोगे। और ये जो है एक्स वाई और जेड ये हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट। मीन्स इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि कोई भी सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर एक आधी कोई भी सिस्टम हो सकती है जिसके अंदर आप पोजीशन और मोशन, आपके पार्टिकल की मोशन आप डिस्क्राइब कर रहे हो। सपोज दिस इज अ पार्टिकल और ये यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ, ओके, ये यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ। तो पहले इसकी पोजीशन जो है वो एक्स वाई जेड थी और अब इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो गई x1 y1 z1, ओके। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा उन्होंने आपका प्लेस को चेंज किया है ना, प्लेस को क्या हुआ चेंज किया। तो ये हो गया उसका मोशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब मोशन में आया। तो मोशन में आने के बाद में वो पार्टिकल कहाँ चला गया, तो इसी को आप क्या बोलोगे, उसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो सिस्टम को यूज़ किया जाता है उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी को आप क्या बोलते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम का मेन पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किसके लिए यूज होती है, आइडेंटिफाइंग द लोकेशन। आपको जो कुछ भी आपकी लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है, ओके। अब अपन देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो है वो क्या हो गए, इसके मेजर टाइप्स हो गए, या फिर आप बोल सकते हो कि वेरियस टाइप्स हो सकता है, या फिर वेरियस मेथड्स है जिससे आप क्या करते हो, उसकी पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करते हो, ओके। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो क्या होगा,
देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द सिंपलेस्ट सिस्टम, आप एकदम सिंपली उसको डिफाइन कर सकते हो। देखो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 2 डायमेंशन और फॉर 3 डायमेंशन, मैं दोनों भी डायमेंशन के लिए आपको बताती हूँ। अब फॉर 2 डायमेंशन अगर बात करी जाए तो आपके पास 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक होता है आपका वाई एक्सिस और एक होता है आपका एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। और अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है यहाँ पर P, तो इसका जो डिस्टेंस है वो अपन कैसे काउंट करते हैं कि ये जो है वो x से कितने इस पे है और y से कितने इस पे है, ऐसे कर कर आप डिस्टेंस काउंट करते हो और ये होता है आपका x और y। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। आप 2 डायमेंशन में x और y मीन्स आप एक्सिस के थ्रू आपका एक ओरिजिन, आपने कोई भी एक ओरिजिन पकड़ लिया और एक्सिस के थ्रू, x एक्सिस y एक्सिस के थ्रू आपने P पॉइंट को निकाला कि x है और y है। सपोज ये जो है यहाँ पर आपको पता है कि ये जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ये जो होता है वो होता है आपका ये y, ये होता है x, ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। अब ये जो होता है आपका ओरिजिन होता है O, और यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4। ओके, और इधर क्या होता है 1 2 3 4। अब ये क्या होता है आपके x और y पॉजिटिव और उसी के अपोजिट क्या हो जाएंगे इधर निगेटिव, -1 -2 -3, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3। ओके, ऐसा आपको मिलेगा। ओके, तो अब ये जो P पॉइंट है वो कहाँ पर है, ये जो P पॉइंट है वो देखो x पर कहाँ पर है, x पर है 4 पर। ओके, x के 4 पर, तो x की वैल्यू क्या है 4 है, और y जो है वो कहाँ पर है 4 पर है, तो ये y की वैल्यू भी क्या हो गई 4। तो ये जो 4 4 हो गया वो क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसी सिस्टम को मीन ऐसे रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये बात हो गई 2 डायमेंशन की। अब बात करेंगे अपन 3 डायमेंशन की। तो सपोज दिस इज अ पॉइंट, एक आपके पास ये पॉइंट है। ओके, तो दिस इज योर पॉइंट P। अब इस पॉइंट को आपको बताना है कि इसकी पोजिशन क्या है। तो अब इसकी पोजिशन क्या है ये बताने के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिन से आप क्या करोगे, आपके ओरिजिन से ये जो P पॉइंट है उसको फाइंड आउट करोगे। अब ओरिजिन से ये P पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सपोज टू बी मैं ओरिजिन से इसको पॉइंट को एक कनेक्शन बना देती हूँ और इसको मैं बोलूँगी आपका पोजीशन वेक्टर R। ये क्या हो गया आपका R पोजीशन वेक्टर। तो दिस R डिनोट्स द पोजीशन वेक्टर। ओके, और ये P जो पॉइंट है वो x y z में आप डिनोट कर सकते हो। अब x से कितना दूर है, y से कितना दूर है, z से कितना दूर है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस और दिस इज योर z एक्सिस। ओके, समझ में आया। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पर। ओके, समझ में आया। अब अपन बात करेंगे पोलार सिस्टम के बारे में। अब देखो पोलार सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि पोलार सिस्टम में जो है वो अपन x y और z यूज नहीं करते। एक्स वाई जेड नहीं यूज करते तो क्या यूज करते। अब देखो आपको पता है दिस इज अवर 2 डायमेंशनल फिगर। अब इस 2 डायमेंशनल फिगर में एक हो गया आपकी एक्स एक्सिस और एक हो गया आपकी वाई एक्सिस, ये तो आपको पता है। अब एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये आपके पास एक पॉइंट है जिसको आप बोलोगे पी, और ये हो गया आपका ओरिजिन ओ। ओके, अब इस पॉइंट के आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो अगर अब भी आप सिंपली क्या कर रहे थे, एक्स पे कितना है वो देख लेते थे, वाई पे कितना है वो देख लेते थे और इसका हो जाता था एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के फॉर्म में जो कुछ भी आपने फाइंड आउट किया उसको आप बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट पोलार सिस्टम में जो है वो एक्स वाई की वैल्यू मायने नहीं रखती। पोलार सिस्टम में जो है ओरिजिन से आप पी को पॉइंट को ज्वाइन करो, ओरिजिन से आपको पी को क्या करना है, ज्वाइन करना है, और उसको आप क्या बोलते हो, आपका पोजीशन वेक्टर आर। ओके, और इस पोजीशन वेक्टर और इस एंगल, ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है थीटा। ये क्या बना रहा है आपका, एक एंगल बना रहा है थीटा। तो जो पोलार सिस्टम है उसमें जो पी जो पॉइंट है उसको डिनोट किससे करेंगे आप, थीटा और आर से, या फिर आर और थीटा से। ओके, अब आर और थीटा से आप क्या करते हो, डिनोट करते हो। ओके, अब यहाँ पर देखो आर और थीटा से आप डिनोट करते हो, तो यहाँ पर मैं बात क्या बता रही हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो होता है लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी एक चीज को ओरिजिन पकड़कर आप लोकेशन बताते हो। अब लोकेशन बताते हो तो अब आप क्या किया था, अभी तक आपने क्या किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लोकेशन बताया था, एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, और ये जो पॉइंट है पी वो एक्स और वाई हो गया। लेकिन अगर आपके पास इतना, अगर आपको पता है कि सपोज टू बी एक आपके पास एक रस्सी है जिसको आपने कोई तो भी चीज से बांध लिया है। ओके, और उसको क्या कर रहे हो आप, एक सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करा रहे हो। अब इस सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हो तो आपको इस टाइम पर इसके पोजीशन, ये पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करना है। और अगर सपोज मैंने इसको ओरिजिन ओ पकड़ लिया तो ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा
वाई एक्सिस। क्लियर है। अब ये जो हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। तो आपको बाकी तो चीज़ पता नहीं है एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, लेकिन आपको क्या पता है कि वो जो कुछ भी आपने स्ट्रिंग बांधी है उस स्ट्रिंग की जो कुछ भी रेडियस है वो है आपकी आर, वो आपको पता है। और आपको पता है ये एंगल जो है वो कितना बना रहा है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन को डिनोट कर सकते हो, इसके पोजीशन को लोकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिनोट कर सकते हो आर और थीटा के फॉर्म में। तो ये जो आर और थीटा के फॉर्म में आपने इसको डिनोट किया उसको आप बोलते हो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हो आप, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर आर और थीटा जो है वो आपको एक्स और वाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो ये आपको मैं बता देती हूँ। ओके, आर और थीटा जो है वो आप एक्स और वाई के फॉर्म में, मतलब इन दोनों का को रिलेशन जो है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो आर और थीटा और एक्स और वाई में जो रिलेशन है, को रिलेशन है, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ओके, अब देखो 3 डायमेंशन में जो पोलर सिस्टम है उसी का एक मैग्नीफाइड या फिर एक ओपन ये आता है जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर जो सिस्टम है वो अपन जनरली यूज करते हैं फॉर 2 डायमेंशन के लिए। जब आप बात करोगे पोलर सिस्टम इन 3 डायमेंशन तो आपको यूज करना पड़ेगा स्फेरिकल या फिर आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ओके, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अब पोलर सिस्टम में अपन ने आर और थीटा का जो रिलेशन है, को रिलेशन है, वो एक्स और वाई के फॉर्म में आपको निकालना है। और वो जो रिलेशन है वो आप सिंपली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताती हूँ। तो दिस इज योर एक्सिस, आपकी एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट पी, और ये जो ओरिजिन से पी को ज्वाइन कर रहा है वो है आपका पोजीशन वेक्टर आर। और आपका ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका थीटा एंगल। ओके, अब ये जो थीटा एंगल है वो और ये जो आपका आर वेक्टर है उसको आपको किसके फॉर्म में लिखना है, एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इस अब आपका ये जो P है वो x और y के फॉर्म में होता है। तो ये देखो ये जो है वो ज्वाइन कर दो। सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये देखो ये अगर मेरे पास ये वाला जो है वो मेरे पास y वैल्यू है और ये जो मैं ब्लैक से शो कर रही हूँ, ये जो मैं ब्लैक से शो कर रही हूँ मेरी x वैल्यू है। तो ये जो है ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी मेरी, ये यहाँ से यहाँ तक x ही होगी, है ना, ये x ही होगी। और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी होगी, y होगी। तो अगर मैंने इसको, ये मेरा ओरिजिन हो गया O, ये हो गया मेरा एंगल थीटा और ये हो गए मेरे पोजीशन वेक्टर R, ओके, और ये हो गया मेरा Y और ये हो गया मेरा X। ओके, ये सारी बातें क्लियर हुई। ये मेरा पॉइंट था P। ओके, अब इससे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगता है, क्या लगता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स आपका जो है आर क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स जो आपकी आर की वैल्यू है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो दिस इज द वैल्यू फॉर यूर आर, मतलब आप आर को एक्स और वाई के फॉर्म में ऐसे टाइप से निकाल सकते हो। अब बात रही किसकी, अब बात करेंगे अपन थीटा की। अब थीटा को एक्स वाई के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल और ये जो है वो आपका एंगल है थीटा और आपको एक्स और वाई के फॉर्म में देना है। और ये तो आर जो है वो आपका क्या है, हाइपोटेनस है, और एक्स और वाई के फॉर्म में लेना है। तो आपको याद होगा तो टैन थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट। क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। और यहाँ पर आपका बेस क्या है, एक्स है, और हाइट क्या है आपकी, वाई है। तो टैन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई हो गया। मीन्स आपका जो टैन इनवर्स ऑफ, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करते हो, एक्स वाई के जगह दूसरे फॉर्म में आप क्या करते हो, डिनोट करते हो, वो है आपका आर और थीटा। और अपन ने क्या देख लिया कि आर और थीटा को एक्स वाई के फॉर्म में कैसे करते हैं। आर की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, टैन इनवर्स ऑफ व्हाट, यूर एक्स अपॉन वाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या हो गया आपके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात हो गई, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट जाएंगे जो कि है आपका मेन टॉपिक, जो आपको यूज होने वाला है, काम आने वाला है, और जो आप कंफ्यूज भी होते हो, मोस्ट ऑफ जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं
नेक्स्ट इसमें जो कि है 3 डायमेंशन के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास r, थीटा, z, r, थीटा, z। अब कहीं कहीं पर ये r के जगह आपको रो भी मिल जाएगा, तो कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, रो भी मिल सकता है यहाँ पर। ओके, दोनों भी चीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है। r, थीटा, z होगा कुछ बुक्स में, कुछ बुक्स में आपके पास होगा रो, थीटा, z। मेरी अब देखो मैं आपको इसको ना एकदम सिंपलेस्ट वे में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये बात हो गई आपके 3 डायमेंशन की। ओके, अब 3 डायमेंशन में ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो ये जो आपका पी पॉइंट है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई और जेड। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, अब सपोज दिस इज अवर पॉइंट पी। तो अगर सपोज मैंने बात की यहाँ पर 2 डायमेंशन के लिए, अगर मैंने यहाँ पर बात की इसके लिए कि 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, देखो दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका पॉइंट पी, और इसको आप क्या करते हो, एक्स वाई से डिनोट करते हो, ये हो गया आपका प्लेन, और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा एंगल, ये हो गया आपका आर। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन की जब मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो आपका हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या होगी। x के साथ सपोज टू बी ये जो p है उसका मैंने प्रोजेक्शन ले लिया यहाँ पर, ये जो है आपका प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया इसका यहाँ पर। ओके, प्रोजेक्शन लिया, या फिर मैं एक बात करती हूँ, तो दिस इज योर व्हाट, ये जो है वो आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन। ओके, अब इस एक्स वाई प्लेन में एक कोई तो भी पॉइंट है। ओके, अब इस एक्स वाई प्लेन में ये जो पॉइंट है उसको मैंने डिनोट किया P डैश से, जिसको मैंने बोला x और y। क्या बोला मैंने, x और y। ओके, क्लियर है। अब ये जो एक्स वाई है उसको एक ओरिजिन से कोई लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही है, और उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर r। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, r। और x से जो आपका एंगल बन रहा है उसको मैंने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर, एंगल थीटा। ओके, अब मैं सिर्फ बात कर रही हूँ किसकी, 2 डायमेंशन के लिए। किसके लिए, 2 डायमेंशन के लिए। ये जो मैं ग्रीन से बता रही हूँ वो एक प्लेन बता रही हूँ। आप इसी प्लेन को सपोज मैंने, ये आपके बेस में है प्लेन, तो ये डायग्राम समझ के चलो, ये डायग्राम समझ के लो। ओके, समझ में आया। और यहाँ से जो प्रोजेक्शन है उसको जो आपकी ये हाइट हो जाएंगी, ये जो आपकी हाइट हो जाएगी वो होगा, अब देखो ये जो है वो आपका सपोज टू बी एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है आपका एक्स वाई प्लेन। ओके, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये प्लेन के क्या है, ये z जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, ये वाला पॉइंट जो है उसको अगर मैंने इस प्लेन से एक लाइन निकाली और इस एक्स वाई प्लेन में अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल है वो मिल रहा है मुझे एक परपेंडिकुलर। ओके, ये क्या मिल रहा है मुझे, एक परपेंडिकुलर। तो ये जो मेरा पॉइंट है वो P डैश और P की जो हाइट है वो क्या हो जाएंगी मेरी z। क्या हो जाएंगी मेरी z। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, r, थीटा और z से, r, थीटा और z से। तो z जो है वो चेंज नहीं होने वाला, z ही रहेगा। ओके, और ये जो P डैश इक्वल्स P डैश जो है वो x और y है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्लेन के लिए। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर जो मैं ग्रीन से मैंने जो शेड किया है वो प्लेन की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लेन को क्या कर देती हूँ, सीधा कर देती हूँ। देखो मेरे पास ये एक्स एक्सिस था, ओके, ये वाई एक्सिस था, तो मैं इसी को क्या कर देती हूँ, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ओके, ये हो गया मेरा पॉइंट P बार और P डैश बोल सकते हो आप। ये हो गया मेरा एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया मेरा R पोजीशन वेक्टर, और दिस इज माय एंगल थीटा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर जो है z तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये जो z है वो z ही रहेगा, सिंपली सी उसकी हाइट है। ओके, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, तो z तो z ही रहेगा। अब बचा क्या, r और थीटा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब देखो ये जो है, अब बहुत से केस में क्या बताते हैं, ये r जो है कुछ कुछ बुक में यहाँ से यहाँ पर बताएंगे r।
ठीक है। तो ये r और ये r जो है वो इक्वल होता है। देखो ना, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस तो एक ही होने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं कहीं पर r जो है वो यहाँ पर भी बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है, इससे अगर मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज माय x और ये मेरा क्या हो जाएगा, y। क्लियर है। तो ये मैं जो थीटा है वो इजीली लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मेरे पास जो है साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा मेरे पास, y अपॉन r होगा। ओके, और कॉस थीटा अगर मैंने निकालना चाहा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बात क्लियर है। ओके, तो इसी से मैं क्या कर सकती हूँ, x की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, ये r जो है इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू r cos थीटा। क्या हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू r cos थीटा, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर मेरे पास r sin थीटा। मीन्स मैंने ये क्या कर दिया, जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट r थीटा और z है उसको को रिलेट किया मेरे x y और z से। किससे को रिलेट किया मैंने, x y और z से। क्लियर है, बात समझ में आई। तो इसी से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा tan थीटा जो है वो क्या निकलेगा। tan थीटा मैं इजीली बता सकती हूँ कि मेरा tan थीटा होगा y अपॉन x, y अपॉन x। ओके, y मीन्स आपकी हाइट और अपॉन बेस। ओके, अपोजिट अपॉन बेस भी आप बोल सकते हो, y अपॉन x। तो आपका जो थीटा इनवर्स है, मीन्स थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। मीन्स आपके पास थ्री चीजें थी, थ्री कोऑर्डिनेट्स थे। कौन से, r था, थीटा था और z था। तो z में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, z हाइट है तो z ही रहेगा। ओके, क्लियर है। अब x और y चेंज हुए, x को और y को अपन ने दूसरे फॉर्म में यूज किया। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स का एडवांस पार्ट भी बोल सकते हो। पोलर कोऑर्डिनेट में अपन 2 डायमेंशन के लिए बात करते हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अपन 3 डायमेंशन के लिए बात करते हैं, लेकिन वही बात होगी कि आप पोलर फॉर्म में उसको यूज कर रहे हो, थीटा और r का। ओके, तो x और r का जो रिलेशन है वो आपको मिलता है इससे, x इक्वल्स टू r cos थीटा मिलता है, और y जो है वो होता है आपका r sin थीटा। ये जो प्रॉब्लम्स है वो आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये बातें। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं, इसके लिए मैं आपको पहले पूरी स्क्रीन जो है वो इरेज कर देती हूँ और न्यू स्क्रीन पे मैं आपको बताती हूँ। देखो, दिस इज योर पॉइंट P और इसका आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये जो है वो आपका है 3 डायमेंशन फिगर। दिस इज योर x, दिस इज योर y और दिस इज योर z। ओके, तो ये जो होगा, ये जो है वो सीधी लाइन नहीं होती, यहाँ पर ये जो है वो ऐसा होता है थोड़ा, मतलब इसके प्लेन के जैसा होता है, वो x के जैसा। तो दिस इज होता है आपका r, ये क्या होता है आपका r। ओके, और ये जो है वो आपका होता है एंगल थीटा, ये क्या होता है आपका एंगल थीटा। ओके, और ये जो है ये होता है आपका z, ये होता है आपका z। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप r, थीटा और z से डिनोट करते हो। ओके, ये हो गया आपका r, थीटा, z का बेस। ओके, अब इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं कि देखो, अब आपका r जो है अगर सपोज टू बी फिक्स है, r क्या है आपका फिक्स है, z भी क्या है आपका फिक्स है, r और z क्या है आपकी फिक्स है, सिर्फ थीटा जो है वो वेरिएबल है। थीटा क्या है आपका वेरिएबल है, मीन्स चेंज हो रहा है, आपकी ना हाइट चेंज हो रही है ना उसकी ये चेंज हो रही है, और सिर्फ थीटा जो है वो चेंज हो रहा है। अगर थीटा चेंज होते गया तो ये आपको ऐसे 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 पॉइंट मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर नीचे भी आपको एक ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको दिखेगा, मीन्स यहाँ पर ऐसा जो फॉर्म है, ये आपका सिलेंडर कैसा होता है, ये ऐसा होता है, दिस इज योर सिलेंडर। ओके, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता ऐसा आपको मिलता है। अगर आपका r जो है वो कांस्टेंट है, r आपका क्या है एक कांस्टेंट है, और z भी आपकी हाइट कांस्टेंट है, ओनली जो थीटा है वो चेंज हो रहा है, तो थीटा चेंज होगा तो आपको ऐसा क्या मिलेगा, ये जो थीटा है वो यहाँ पर होगा, फिर इतना होगा, फिर इससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, ऐसे करके आपका थीटा जो है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो जब जब थीटा आपको चेंज मिलेगा तब तब क्या हो जाएगा आपको ऐसा, ये पोजीशन जो है, ये जो पोजीशन आपको मिल रही है P, और ये जो प्री प्राइम उसका
प्रोजेक्शन है वो आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। अभी यहाँ पर P यहाँ पर है तो एंगल चेंज होने के बाद में ये जो R है वो आपका इतना ही रहेगा, लेकिन एंगल चेंज होने के बाद में आपको P1 यहाँ पर मिल सकता है, P2 यहाँ पर मिल सकता है, P3 यहाँ पर मिल सकता है। तो जैसे जैसे आपकी थीटा की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपको इसकी पोजीशंस भी जो है वो ऐसे आपको चेंज मिलेगी इन 360 डिग्री। ओके, क्योंकि 360 तक आपका जो थीटा है वो घूम सकता है, तो ऐसे आपको ये 360 डिग्री चेंज हो सकता है। और ये जो z है वो आपका कांस्टेंट होने वाला है, ये r भी जो है वो आपका कांस्टेंट होने वाला है। r जो है वो आपके इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के जो बेस का सर्कल बनता है उसका क्या मिल जाएगा, आपको रेडियस मिल जाएगी। और इस सिलेंडर की हाइट जो है वो आपको z मिलेगी और थीटा जो है वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को इसी वजह से क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आज अपन ने क्या क्या देखा। आज अपन ने देखा 3 सिस्टम्स देखी। 3 सिस्टम कौन कौन से देखी, फर्स्टली अपन ने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखी, सेकंड अपन ने देखा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, और उसके बाद में अपन ने क्या देखा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपन ने क्या देखा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। क्या देखने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो में कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और उसके साथ साथ अपन देख लेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सके तो आप शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।